हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होती है? देखो, गवर्नेंस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सोसाइटी को या किसी कंट्री को चलाते हैं। ठीक है, कैसे चलाते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन बना के, पॉलिसीज़ लोगों के लिए बना के, या फिर डिसीजंस लेके देश के लिए, है ना। सोसाइटी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, साथ में उनका विकास करके हम अच्छी गवर्नेंस को चला सकते हैं। ठीक है। नीड फॉर गवर्नेंस की हमें ज़रूरत क्यों है? गवर्नेंस की हमें इसलिए ज़रूरत है ताकि सोसाइटी में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े ना हो, सब अमन चैन और पीस से रहें, लॉज एंड रूल्स फॉलो हो सके, इंप्लीमेंट हो सके, और सोसाइटी में क्या आ सके? हार्मनी एंड ऑर्डर आ सके। ठीक है। एक डिसरप्टिव सोसाइटी है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रूल फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो ऐसे में गवर्नेंस का काम है सोसाइटी में हार्मनी एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ताकि डेवलपमेंट हो सके सबका। रूल्स इन एवरीडे लाइफ में हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं? जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्कूल के रूल्स फॉलो करते होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें अपने घर की, तो हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स हमारे रूल्स सेट कर देते हैं। स्कूल में जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होते हैं उन दोनों को ही स्कूल के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ना। ट्रैफिक में कभी हम जाते हैं तो हमें ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मान लो कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो जो भी उसके वर्क प्लेस के रूल्स होंगे उसे फॉलो करने पड़ेंगे। व्हाट हैपन्स विदाउट रूल्स? अच्छा, अगर रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर रूल्स नहीं होंगे ना सोसाइटी में, तो जिसका जो मन करेगा वो करेगा। हो सकता है सोसाइटी में क्राइम बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा कियोस हो सकता है और सोसाइटी उस टाइम पे अच्छे से नहीं चल पाएगी और उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो सोसाइटी स्ट्रगल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। सोसाइटी के अच्छे से फंक्शन करने के लिए, सोसाइटी अच्छे से चले, अच्छे से अपना विकास करे, है ना, सब शांति से रहे, चैन से रहे, इसके लिए रूल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और विदाउट रूल्स सोसाइटी अच्छे से नहीं चल पाएगी। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर होते हैं जहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं। इंडिया की जो लेजिस्लेचर है संसद बोलते हैं, तो इंडिया की लेजिस्लेचर है और यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो देश के भले के लिए रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, इसमें आता है पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। एग्जीक्यूटिव जो लॉस को इंप्लीमेंट करती है, उसको सब पे लागू करती है, और ये कौन करता है? जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, एमपीज़, एमएलएज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब, और इनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी एग्जीक्यूटिव में ही आती हैं। जुडिशरी का काम है ये देखना कि लॉस फॉलो हो रहे हैं या नहीं ढंग से, और अगर कोई लॉस को ब्रेक करता है तो जुडिशरी उसको पनिश कर सकती है। जुडिशरीज में कोर्ट एंड जजेस आते हैं। हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। गवर्नमेंट कैसे काम करती है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, साइबर क्राइम सिनेरियो। साइबर क्राइम क्या होता है? जब ऑनलाइन आपकी मनी को चुरा लिया जाए, है ना। आजकल बहुत सारे स्कैम कॉल्स आते हैं। स्कैमर आपसे बोलता है कि आप ये प्राइस जीते हो, बस ओटीपी शेयर कर दो। फिर जैसे ओटीपी शेयर होता है तो वो आपके बैंक से आपकी सारी मनी ले लेते हैं। इसको कहते हैं साइबर क्राइम। ठीक, किसी का मजाक बनाना पूरे सोशल मीडिया पे, है ना, इतना मजाक बनाना कि वो इंसान डिप्रेस हो जाए, आगे जाके कुछ ऐसा वैसा कदम उठा ले, तो ये भी साइबर क्राइम में ही आता है। अब जैसे यहाँ पे साइबर क्राइम का एग्जांपल लिया है कि मान लेते हैं अगर साइबर क्राइम होता है तो उस केस में गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। सबसे पहले लेजिस्लेचर का काम होगा साइबर क्राइम के लिए लॉज बनाना। अगर लॉज बनेंगे तो लोग साइबर क्राइम करने से पहले ही पीछे हट जाएंगे। एग्जीक्यूटिव का काम होता है साइबर पुलिस मैनेज करना, ताकि अगर साइबर क्राइम हो भी जाए तो पुलिस उसको सारा मेंटेन कर सके। और अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो जुडिशरी का काम है जो दोषी है उसको पनिश करना। ठीक है, जिसने भी किया है उसको पनिश करना, और जो विक्टिम है उसको सारा उसका मुआवजा दिलवाना। अच्छा, ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, इनका इतना क्यों इंपॉर्टेंट रोल है तो देखते हैं। एंश्योर जस्टिस एंड सिक्योरिटी फॉर सिटीजन। देखो, गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स क्या करते हैं? सोसाइटी में जस्टिस एंड सिक्योरिटी लेके आते हैं सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए। ठीक है। प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड इकोनॉमी। सेकंड है जो लोगों के भले की बात है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, और इकोनॉमी डेवलपमेंट करते हैं, है ना। लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या नीड है, उस पर पूरा ध्यान देते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर। देखो, एक अच्छी गवर्नेंस वही है जहाँ पर ये तीनों जो हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इनकी पावर को सेपरेट रखा जाए और ये एक दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करें। तो ऐसी गवर्नेंस जहाँ पे लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखा जाता है और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं पर एक दूसरे पे दबाव नहीं डाल सकते किसी भी फैसले को लेने का या काम को करने का, तो उसे ही कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। देखो, अगर ये सेपरेटली काम करेंगे ना तो कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा अपनी पावर का। अगर लेजिस्लेचर ढंग से काम नहीं करेगा तो जुडिशरी उसको बोल सकती है ना। अगर एग्जीक्यूटिव ढंग से काम नहीं करेंगे तो लेजिस्लेचर उसको बोल सकती है। तो ये फायदा होता है जब तीनों की पावर को सेपरेट रखा जाता है और इसमें से कोई भी एक ऊपर या नीचे नहीं होता। ईच ब्रांच कीप द अदर इन चेक। मान लेते हैं लेजिस्लेचर ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए सही नहीं है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है? उसको रद्द कर सकती है। तो इस तरह से क्या करते हैं, एक दूसरे की पावर को मिसयूज़ होने से रोकते हैं और चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, चेक एंड बैलेंस मतलब एक दूसरे को कीप इन चेक रखना, नजर रखना और अपनी पावर का बैलेंस मेंटेन करना। एग्जांपल देखते हैं अभी। इफ वन ब्रांच अब्यूजेस पावर द अदर इंटरवेन कीप्स गवर्नेंस फेयर एंड स्टेबल। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर एक ब्रांच अपनी पावर का मिसयूज़ करती है, मान लेते हैं एग्जीक्यूटिव में से कोई ऐसा मिनिस्टर है जो अपनी पावर का गलत यूज़ करता है या फिर उसने कोई करप्टेड एक्टिविटी की है, कोई घोटाला किया है, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में लेजिस्लेचर भी उसको पनिश कर सकती है और उस केस में जुडिशरी भी उसको पनिश कर सकती है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के 3 लेवल्स। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की खास बात होती है कि उसके लेवल्स भी होते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला लेवल होता है गवर्नमेंट का, जो सबसे इस पिरामिड के सबसे बॉटम पे आता है, वो होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ज़्यादातर ऐसे पंचायत हो गई, गाँवों में या फिर शहरों में म्यूनसिपालिटीज़ हो गई, ये लोकल गवर्नमेंट कैटेगरी में आती है। इनका काम क्या होता है कि अपने एरिया का डेवलपमेंट करना। फॉर एग्जांपल, स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करवाना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, वाटर सप्लाई का ध्यान रखना, रोड कंस्ट्रक्शन करवाना, या जो लोकल डिस्पेंसरीज होती है उनकी देखरेख करना, इनका काम होता है।
स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, पूरा का पूरा स्टेट आता है, पूरा का पूरा राज्य आता है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई, दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, तो ये हो गई हमारी स्टेट गवर्नमेंट। इनका काम होता है लॉज बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, एजुकेशन हेल्थ केयर पे ध्यान देना, स्टेट के डेवलपमेंट पे ध्यान देना। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ये बिल्कुल टॉप पर आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा जो हमारा नेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसके काम और जिम्मेदारियाँ इन दोनों टाइप की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें ना सिर्फ देश के बारे में सोचना होता है बल्कि देश के बाहर दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे रखने होते हैं। उनका मेन काम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी हैंडल करना, देश की इकनॉमी, देश का विकास करना और देश के जो बाहर के मामले हैं जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करना, ये सब इनके वर्क एरिया में आता है। तो ये सबसे टॉप पर होती है और ये नेशनल लेवल पर होती है, ठीक है। और किसको रूल करती है, पूरी कंट्री को। ये किसको रूल करती है, स्टेट गवर्नमेंट पूरी स्टेट को, और लोकल गवर्नमेंट किसको रूल करती है, एक एरिया को, जैसे कोई सिटी हो सकती है, कोई विलेज हो सकता है। हाउ गवर्नमेंट्स हैंडल इमरजेंसी, गवर्नमेंट इमरजेंसी कैसे हैंडल करती है, जैसे यहाँ पे हम फ्लड का, बाढ़ का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक एरिया में बाढ़ आती है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन लेगा, लोकल गवर्नमेंट लेगी। इमीडिएट रिलीफ प्रोग्राम चला के, मतलब इमीडिएटली रिलीफ पहुँचाएगी उन लोगों को जो बाढ़ के विक्टिम हो सकते हैं या जो हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ को ज़्यादा नुकसान ना हो, ये सब देख रेख वो करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होगा, रेस्क्यू टीम भेजना। रेस्क्यू टीम में ये क्या भेज सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर भेज सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भेज सकते हैं, पुलिस फोर्स भेज सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल की बाढ़ है जैसे केदारनाथ में हुआ था, तो मिलिट्री को भी भेजा जा सकता है, हेलीकॉप्टर्स भेजे जा सकते हैं रेस्क्यू कराने के लिए लोगों को। गवर्नमेंट क्या है, इंटरडिपेंड है, ठीक है। एक के बिना दूसरे लेवल पर ढंग से काम नहीं हो सकता। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल को बोल दिया जाए कि वो पूरे स्कूल को संभालेंगे और टीचर्स को छुट्टी दे दी जाए, तो क्या होगा, इतने सारे बच्चों को वो नहीं संभाल पाएंगी और इतनी सारी क्लास में वो एक साथ नहीं जा पाएंगी। इसलिए गवर्नमेंट के हर लेवल एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए और देश के अपने एरिया के विकास के लिए। इन्फॉर्मेशन बॉक्स पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब जो ट्रुथ है वही जीतता है, ठीक है। ट्रुथ अकेला खड़ा होकर भी जीत जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यथो धर्मोस्तातो जय। इसका मतलब है वेयर देयर इज़ धर्मा देयर इज़ विक्ट्री। भाई जहाँ धर्म है, जहाँ पे सच्चाई, निष्ठा, जस्टिस है, वहाँ पर ही विक्ट्री होती है, वहाँ पर ही जीत होती है, ठीक है। रोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। अब जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हमने पढ़े थे पिछले स्लाइड्स में, उनके क्या क्या रोल्स रहते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो देखते हैं। जुडिशरी, देखो जुडिशरी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें जजेस एंड कोर्ट्स आते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट। वैसे तो कोर्ट 3 टाइप्स के होते हैं, पर यहाँ पे अभी आपको 2 टाइप के कोर्ट के बारे में मैं बताऊंगी। एक होता है ऑल इंडिया के लिए, जो पूरे इंडिया के लिए होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और एक होता है स्टेट के लिए, उसे बोलेंगे हाई कोर्ट, ठीक है। तो जैसे दिल्ली हाई कोर्ट हो सकता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट हो सकता है, ये क्या होगा, स्टेट हाई कोर्ट होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक ही होता है, ठीक है। पूरे देश के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कहाँ पर है, जो दिल्ली में है। लेजिस्लेचर, अब अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो लेजिस्लेचर जो है, जिसे हम अपने देश में पार्लियामेंट और संसद बोलते हैं, उसके 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा है जो लोअर हाउस है, और यहाँ पे मिनिस्टर्स डायरेक्टली चुने जाते हैं, जिनको हम वोट करते हैं वो लोकसभा के मेंबर बनते हैं, और राज्यसभा में इनडायरेक्टली मेंबर्स चुने जाते हैं, और ये नेशनल लेवल पे काम करते हैं, पूरे देश के लिए लॉज बनाते हैं। अब आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में होती है स्टेट असेंबली, जिसको विधानसभा बोलते हैं। अच्छा, किसी किसी स्टेट में भी जो असेंबली है उसके 2 हाउस होते हैं। जो स्टेट पॉपुलेशन वाइज काफ़ी बड़ी है, एरिया वाइज काफ़ी बड़ी है, उसके 2 हाउस होते हैं, पर ज़्यादातर जो स्टेट्स है उनका एक ही हाउस होता है, इसको विधानसभा बोलते हैं। और विधानसभा का काम भी क्या होता है, स्टेट के लिए पॉलिसीज़ एंड लॉज को बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, जो कि गवर्नमेंट का 3rd ऑर्गन है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो पूरे के पूरे इंडिया का हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, और जो गवर्नमेंट का हेड है वो कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है ना, वो कौन होते हैं, वो नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब नाम के हेड होते हैं। रियल पावर हमारे देश में किसके हाथ में, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, और उनके एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स के हाथों में है, ठीक है। अच्छा, जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, सुप्रीम कमांडर है इंडियन आर्म फोर्सेस के, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही कुछ एक्शंस ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जो स्टेट का हेड है वो कौन है, गवर्नर है, लेकिन वो भी क्या है, नॉमिनल हेड है, मतलब उनके पास वो पावर नहीं है जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होती है। तो चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं और स्टेट के हेड कौन होते हैं, गवर्नर, ठीक है। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो कंफ्यूज मत होना। फंक्शंस, अब फंक्शंस देखते हैं तो ये कौन कौन से मुद्दों पर लॉज बना सकती है, पॉलिसीज़ बना सकती है। डिफेंस, ठीक है। डिफेंस मतलब कि भाई हमें कितना ज़्यादा अपने बॉर्डर सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करना है, क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए, वो सब। फॉरेन अफेयर्स, किस देश से कैसे रिलेशन रखने। एटॉमिक एनर्जी, मतलब कि एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करना फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, फॉर वेपनरी मैन्युफैक्चरिंग, ये सब हो सकता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जैसे कि पूरा टेलीकॉम सिस्टम हो गया है ना, या फिर जो मीडिया हो गया उसको कंट्रोल करना। करेंसी, करेंसी भी किसके कहने पे इश्यू होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ही इश्यू होती है, चेंज होती है। इंटरस्टेट कॉमर्स, स्टेट टू स्टेट किस तरह के व्यापारिक संबंध होंगे, कैसा बिजनेस होगा, वो भी कौन हैंडल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एजुकेशन के ऊपर लॉज बना सकती है गवर्नमेंट, जैसे कि सिलेबस चेंज करना, या जो एनसीईआरटी की बुक्स भी आपकी चेंज हुई है, वो भी एक 2020 में पॉलिसी आई थी, उसके कारण चेंज हुई है। नेशनल पॉलिसीज़ बनाना, अब वो पॉलिसीज़ किसी भी फील्ड में हो सकती है, एग्रीकल्चर में हो सकती है, हेल्थ केयर में हो सकती है, ठीक है, डिफेंस में हो सकती है, या फिर एम्प्लॉयमेंट में हो सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं, उनके फंक्शन देखते हैं कि वो क्या करते हैं। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में स्टेट पुलिस आती है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। अडेप्टेशन एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, पॉलिसी बनाती है, उसको अडेप्ट करके स्टेट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अपने आप डेवलप कर सकते हैं लोगों के लिए।
एजुकेशन की पॉलिसी बना सकते हैं स्टेट वाइज, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, या फिर न्यू स्कूल बनवाना, स्कूल को रीडिज़ाइन करवाना है ना, या फिर स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करना, इस टाइप की चीज़ें वो कर सकती है एजुकेशन में। एग्रीकल्चर की फील्ड में भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पॉलिसीज़ एंड लॉज बना सकती है। इरिगेशन हो गया नेक्स्ट, किसानों को इरिगेशन टेक्निक सिखाना है ना, उनको सस्ते लोन देना, ये सब भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। और जो लोकल गवर्नमेंट है उसको गाइड करना, उसे कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। एपीजे अब्दुल कलाम ये बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है इंडिया के, और ये बॉर्न हुए थे रामेश्वरम तमिलनाडु में 1931 में। और एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे और इनका निकनेम था मिसाइल मैन, क्योंकि इनके टाइम पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया था टेक्नोलॉजी की फील्ड में, स्पेस की फील्ड में। अब्दुल कलाम जी थे वो हमारे 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2002 से 2007 के बीच में। इन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया साइंस की फील्ड में आने के लिए, बच्चों को काफ़ी इंस्पायर किया इन्होंने। ये उनकी कुछ कोटेशंस हैं, आपकी बुक में दी हुई हैं। डेमोक्रेसी, अच्छा डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, रूल ऑफ पीपल, ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग रूल करते हैं, लेकिन लोग खुद तो रूल कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो किसी ऐसे लीडर को चुनते हैं वोट देके जो उनके बिहाफ पे रूल कर सके और उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को बना सकें। अच्छा, ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड डेमोस से हुआ है, और क्रेटोस, डेमोस मतलब होता है पीपल और क्रेटोस मतलब होता है रूल एंड पावर। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने लीडर को वोटिंग के थ्रू चुनते हैं, और कौन लीडर बनेगा नेक्स्ट लोगों की वोटिंग पर डिपेंड करता है वो। और डेमोक्रेसी में किसकी गारंटी होती है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी की। डेमोक्रेसी में लोग वोट करते हैं अपने पसंदीदा लीडर के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। ये रिप्रेजेंटेटिव हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, एमएलएस एंड एमपीज। जो एमएलएस है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और जो एमपीज होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक, एमएलएस चुन के कहाँ पर बैठेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एमपीज जो हैं जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो कहाँ पर बैठेंगे, वो पार्लियामेंट में बैठेंगे। अच्छा, जो इंडिया है ना वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, मतलब यहाँ पे लोग अपने पसंदीदा लीडर को चुनते हैं और वो लीडर उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है। इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया की, और 2024 तक जो इंडिया के एक्टिव वोटर्स है वो कितने, 970 मिलियन। और यहाँ पे कौन वोट कर सकता है, जिसकी उम्र 18 या 18 से ऊपर हो, वो अपना वोट दे सकता है अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को, अपने पसंदीदा लीडर को। डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में फ़र्क देखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है लॉज बनाने में। फॉर एग्जांपल कि भाई मान लेते हैं मुझे लॉ बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, जब मैं लॉज बनाऊंगी मैं लोगों को बोलूँगी कि वो वोट करें लॉ को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। स्विट्जरलैंड में ऐसा सिस्टम है, लिमिटेड केसेस में, मतलब हर केस में ऐसा नहीं होता, पर स्विट्जरलैंड में कह सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है वहाँ पे लॉ मेकिंग के प्रोसेस में। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं ताकि वो लॉज बना सके उनके बिहाफ पर, जैसे इंडिया, यूएसए एंड यूके में ये सिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। जब लोगों का पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट की डे टू डे एक्टिविटी में, इसी को ही ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोलते हैं। जैसे हमारे पंचायत में क्या होता है, पंचायत में सरपंच के साथ साथ लोग भी बैठते हैं और अपनी राय रखते हैं किसी भी फैसले पर। ग्रास रूट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग डायरेक्टली एंगेज होते हैं डिसीजन मेकिंग में। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो लोगों की सलाह के बिना वो नहीं लिया जाता। लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, ज़्यादातर ग्रास रूट डेमोक्रेसी को देखने को मिलती है, और इससे क्या बढ़ता है, इससे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है। ठीक है, जैसे पंचायत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पंचायत में विलेजर्स और जो सरपंच और पंच होते हैं वो सब साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।